अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, एक बहुत ही हैरान कर देने वाला फैसला केंद्रीय बोर्ड एनसीईआरटी ने लिया है। एक ऐसी रेगुलेटरी संस्था जो इस देश में केंद्रीय स्कूलों में पाठ्यक्रम लागू करने के लिए जानी जाती है, उसने एक बहुत ही हैरानी करने वाला फैसला लिया है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करेगा। सुमित्रा नंदन पंत, डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और फिराक गोरखपुरी की रचनाएं कोर्स से हटा दी गई। हो सकता है कि इस देश में लोगों को अब ये चीज़ें फ़र्क न पड़ता हो, लेकिन जिन पीढ़ियों ने इन्हें पढ़ा है और जिन्हें समझा है, उनके लिए ये बहुत ही अचरज की बात है कि ऐसा हो क्यों रहा है। आज की हमारी परिचर्चा इसी विषय पर आधारित है। बहनों भाइयों, ये जो मौजूदा पीढ़ी है, ये सब निराला जी को, फिराक गोरखपुरी को और सुमित्रा नंदन पंत जी को पढ़ते हुए बड़ी हुई है। ये वो पीढ़ी है जिसको ये गौरवशाली उपलब्धियां हासिल हैं कि हमने निराला को, पंत को, फिराक गोरखपुरी को पढ़ा है। ये वो महान कालजयी रचनाकार हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है, हिंदी साहित्य के गौरव को चार चांद लगाए हैं। इनकी कालजयी रचनाओं ने हिंदी साहित्य को उच्चतम शिखर तक पहुंचाया। ये ऐसे महान रचनाकार, ये ऐसी महान विभूतियां हिंदी साहित्य की कि जिनको जब आप पढ़ते हैं तो आप उन्हीं में खो जाते हैं। ऐसे महान रचनाकार, हिंदी साहित्य के ऐसे प्रयोगधर्मी, और इस महान साहित्य के रचने वालों के ये रचनाएं पाठ्यक्रम से हटाई जा रही। पर शायद लोगों को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें सवाल की आदत नहीं है। लेकिन उन्हें चिंता जरूर है जिन्होंने निराला को पढ़ा है, जिन्होंने पंत जी को पढ़ा है, जिन्होंने फिराक गोरखपुरी को पढ़ा है। अफसोस की बात यह है कि हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी मौजूदा पीढ़ी जो अब 2023-24 के पाठ्यक्रम को पढ़ेगी, उसमें ये लोग नहीं होंगे। ये वही बात हो गई कि अंग्रेजी के साहित्य से शेक्सपियर का नाम हटा दिया जाना। क्या ये संभव है? लेकिन हिंदी साहित्य के साथ पिछले काफ़ी समय से जो कुछ भी चल रहा है, यह मन को बड़ा व्यथित करता है। हिंदी के प्रति धारणा, हिंदी साहित्यकारों के प्रति हमारी सोच, हमारी संस्थाओं की, सरकारों की और इन पाठ्यक्रम को लागू करने वालों की सोच कई बार बड़े हतप्रभ करती है कि यह किस प्रकार की सोच है जो इनको साहित्यिक दरिद्रता की तरफ धकेल रही है। बहनों भाइयों, अब के प्रयागराज और तब के इलाहाबाद, हर गली में साहित्य। एक ऐसा महान शहर जिसकी हर गली में आपको दो साहित्यकार मिल जाएंगे और वहां से जन्म लेते हैं और वहां से वो साहित्य और रचनाएं उभरती हैं। आज उनका नाम साहित्य से मिटाया जा रहा है, पाठ्यक्रम से बच्चों को पढ़ने के लिए महरूम किया जा रहा है। कारण क्या है इसके पीछे? एनसीईआरटी ने अब तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि निराला जी की, पंत जी की, फिराक गोरखपुरी जी की रचनाएं हटाई क्यों, किस आधार पर हटाई गई, और मौजूदा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को इनके बारे में पढ़ने से वंचित क्यों किया जा रहा है। बहन भाइयों, ये गलत करते हैं। वैसे भी हिंदी साहित्य को लेकर समाज में जिस प्रकार का दृष्टिकोण है, एक हीन भावना को विकसित किया जा रहा है, अंग्रेजी को बढ़ावा मिल रहा है। किसी भी भाषा को बढ़ावा मिले, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हमारी मातृभाषा हिंदी हमारा गौरव है और उस गौरव के साथ ये सब कुछ हो रहा है और कोई कुछ बोल नहीं रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए हो सकता है कि ये वोट बैंक का इशू ना हो, लेकिन कहाँ हैं वो पत्रकार जो हिंदी में लिखते हैं, कहाँ हैं वो लेखक जो हिंदी में लिखते और बोलते हैं, कहाँ हैं वो साहित्यकार? आखिर एनसीईआरटी के समक्ष ये प्रतिरोध, ये प्रतिवाद दर्ज क्यों नहीं कराया जा रहा है कि आप निराला जी को हटाओगे और फिर हिंदी साहित्य पढ़ाओगे? बचेगा क्या? इसमें रह क्या जाएगा जो पढ़ाओगे फिर? और क्या पढ़ाना चाहते हो बच्चों को? अगर हिंदी साहित्य में इनकी कालजयी रचनाएं नहीं हैं तो फिर क्या है? आप क्या पढ़ाना चाहते हो? हिंदी के नाम पर बहनों भाइयों ये चल रहा भद्दा मजाक और हिंदी के साथ, साहित्य के साथ ये खिलवाड़, ये अक्षम्य है।
मेरा ऐसा स्पष्ट मत है कि सबको पहल करके इसको रोकना चाहिए। किसी भी कीमत पर हम अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को, ऐसा नहीं हो सकता कि वो बिना निराला को पढ़े हुए बड़े हों। आप इस देश में कैसे संस्कार देना चाहते हैं, बच्चों को कैसी शिक्षा देना चाहते हैं? हम रोज डिबेट में राजनीति की बात करते हैं, रोज डिबेट में राजनीतिक मुद्दों की चर्चा करते हैं, लेकिन बहनों भाइयों, ये ऐसा मसला है जो हर एक बच्चे को प्रभावित करेगा, आपको प्रभावित करने वाला है। सिंसेरिटी आपको दिखानी है, गंभीरता आपको दिखानी है। वैसे भी जब हिंदी सिकुड़ रही हो और ऐसे में पंत जी, निराला जी, फिराक गोरखपुरी की रचनाओं को हटाया जा रहा है, बोलना तो चाहिए। अगर अब नहीं बोलेंगे तो आने वाले वक्त में हिंदी सिर्फ एक टोकन का विषय होगी, एक दिखावटी विषय होगा। मैं किसी से तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन इटली में इन दिनों एक चर्चा चल रही है कि वहाँ अगर आप इटालियन के अलावा कोई भाषा बोलेंगे 1,00,000 यूरो का फाइन होगा, घर बिक जाएगा। आप बोलिए यहाँ इंग्लिश, कोई विषय नहीं है, अंग्रेजी में संवाद करिए, बढ़िए। हर भाषा को बढ़ना चाहिए, देश की हर क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा मिलना चाहिए, लेकिन किस कीमत पर मिल रहा है? क्या निराला जी की कीमत पर, सुमित्रानंदन पंत जी की कीमत पर, या फिर गोरखपुरी की कीमत पर? वो कौन लोग हैं जो ऐसे मनमाने फैसले कर रहे हैं? इनके बारे में हमें सार्वजनिक चर्चा करनी चाहिए। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। विषय विशेषज्ञ हैं देश की, वो बैठते हैं समय और परिस्थिति के आधार पर बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या सही है, जो सही है उसके आधार पर सिलेबस बनाते हैं और उस सिलेबस का पालन करना हमारा दायित्व है। किसी राष्ट्रीय स्तर के बड़े कवि की किसी कविता को आप पाठ्यक्रम से पढ़ाने के बाद निकाल रहे हैं या कुछ डाल रहे हैं, तो उसका कोई आधार, कोई बात भी बतानी चाहिए। ऐसी कालजयी रचनाएं करने वाले कवियों की या उनकी रचनाओं को आप अपनी व्यक्तिगत इच्छा और अनिच्छा के हिसाब से निकालेंगे, डालेंगे, तो ये देश और समाज के लिए अच्छा नहीं है। पाठ्यक्रम में आप अपने नौजवान पीढ़ी को क्या पढ़ाना चाहते हैं, ये तय करना पड़ेगा। किसी पाठ्यक्रम को हटा देने से और वो उचित नहीं होगा। मुझे लगता है कि सरकार को इस पे स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आखिर उन्होंने किस वजह से इस पाठ्यक्रम को हटाया। जब अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है और नए को संदर्भित और संबोधित करता है, तो बिना निराला और फिराक गोरखपुरी का नाम लिए हुए तो अपना कोई भी जो अध्यापन का कार्य है वो आरंभ करता ही नहीं है। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है और मैंने पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलावा दो बहुत ही मशहूर, बहुत ही नामचीन और मौजूदा पीढ़ी के साथ साथ हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं जिनको मैंने इस डिबेट में आमंत्रित किया है। मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं ममता कालिया जी से। जो हिंदी साहित्य पढ़े हैं ममता कालिया जी को जानते हैं। इनके बारे में परिचय देना बहुत दृष्टता होगी। यश मालवीय जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही मशहूर साहित्यकार हैं। अब के प्रयागराज और तब के इलाहाबाद में इन सब की बड़ी चर्चाएं हमने सुनी, देखी, जानी और पढ़ी हैं। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि आप दोनों इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी मैंने आमंत्रित किया। संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी से हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं और अंशु अवस्थी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मैं मालवीय जी आपका और ममता जी आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और ममता जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आज जब मैंने सुबह ये खबर पढ़ी तो मुझे बहुत ही कष्ट हुआ कि ऐसे कैसे कोई निर्णय कर सकता है कि आप निराला जी को ना पढ़ाएं, पंत जी को ना पढ़ाएं, फिराक गोरखपुरी को ना पढ़ाएं, तो फिर हिंदी साहित्य में क्या पढ़ाएं? मुझे एक बार की बड़ा धक्का लगा जब ये समाचार मुझे पता चला कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता को पाठ्यक्रम से हटाया जाएगा। देखिए, पाठ्यक्रम में समय समय पर बदलाव होता है, अमूमन 5 साल में होता है, लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं कि जिनको हटाने से हिंदी साहित्य का इतिहास या परिचय अधूरा रह जाता है। निराला जी उन्हीं में से एक है। छायावाद के 4 स्तंभ रहे हैं जिनसे कि छायावाद आंदोलन की और धारा की पहचान बनती है। जयशंकर प्रसाद, निराला जी,
सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो अगर मान लीजिए निराला जी को वो हटाते हैं तो उनकी जगह उतना ही सशक्त दूसरा सहस्ताक्षर अगर मिले तभी उनको हटाने का कोई औचित्य है। अन्यथा तो ये हो जाएगा कि जो विद्यार्थी हैं उनको अधूरी तस्वीर मिलेगी हिंदी के विकास की। जब हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो हम एक तरह से उनको पूरे विकास क्रम के बारे में बताते हैं साहित्य के, और बिना निराला के छायावाद को समझना बहुत कठिन है, क्योंकि निराला केवल छायावादी नहीं थे, वो कहीं छायावाद और प्रगतिवाद के मुहाने पे खड़े हैं और उनसे एक युग की चेतना परिवर्तनकारी मोड़ लेती है। ये बात निराला के साथ बहुत महत्वपूर्ण है कि वो केवल फूलों कलियों की बातें नहीं करते रहे, वो केवल पल्लव की बात नहीं करते रहे। उन्होंने समाज को देखा, अपनी दृष्टि से देखा, उन्होंने मेहनत कशों को देखा, उन्होंने स्त्रियों की पीड़ा को देखा अपनी कविता में। जब हम निराला का नाम लेते हैं, निराला की एक कविता रखते हैं, तो अध्यापक उनके समग्र अवदान को छात्रों को बता सकता है, और ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो छात्र आगे चलकर साहित्य की उच्चतर पढ़ाई करेंगे उनके लिए बिना निराला इस हिंदी की दुनिया को समझना और जानना कठिन हो जाएगा। मुझे लगता है कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए कि निराला जैसे अहम नाम को छोड़कर हम हिंदी साहित्य का अध्ययन कैसे करवा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर फिराक गोरखपुरी के साथ भी जी प्लीज आप बोलें, प्लीज कंटिन्यू प्लीज। अगर फिराक गोरखपुरी के साथ भी ऐसा किया जी आप बोले, हम लोग सुन रहे हैं जी, प्लीज। आप फिराक गोरखपुरी के बारे में कुछ चर्चा कर रही थी ममता जी। जी, मैं कह रही थी कि फिराक गोरखपुरी की गजल को भी सुनने खबरें आई हैं कि हटाया जा रहा है। वो भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि फिराक गोरखपुरी अपने समय के सबसे ज्वलंत शायर रहे हैं और उनकी रचनाओं में हमें एक तरफ युग की करवट मिलती है, पूरे समाज का आईना मिलता है, और उसके साथ साथ हमें उनकी धमक सुनाई देती है, कविता के विकास का पता चलता है। उर्दू शायरी केवल हुस्न और इश्क की बात नहीं करती जी। उर्दू शायरी में बहुत शेड्स हैं, उसमें बहुत रंग है, और वो सारे रंग फिराक गोरखपुरी में जाकर खुलते हैं। मैं समझती हूँ कि इन दोनों बड़े बड़े कवियों को हटा देना छात्रों के प्रति अन्याय होगा और हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रति बहुत अन्याय होगा। इस बात पर एक बार फिर पुनर्विचार होना चाहिए कि इनको हटाकर आखिर कौन से ऐसे नाम हैं जो रखे जा रहे हैं और जो अभी तक हम लोगों को बताया नहीं गया है। जी ममता जी, आपका बहुत शुक्रिया। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे साथ बनी रहिएगा, हम और भी विचार आगे बढ़ाते हैं इस श्रृंखला को। यश मालवीय जी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने साहित्यकार हैं, और मुझे जो ठीक ठीक ध्यान आ रहा है, पिछली बार मैं इनसे इलाहाबाद के कॉफ़ी हाउस में, तब के इलाहाबाद में 1999 में एक बार मुझे इनसे मुखातिब होने का मौका मिला था, और आज 24 साल के बाद टेलीविज़न के पर्दे पर मेरे साथ इस वक्त मालवीय जी मौजूद हैं। मालवीय जी, हो सकता है आपको याद ना हो, पर मैं 1999 में आपसे एक बार मिला था। तब मैं स्वतंत्र भारत अखबार में काम करता था और आपसे मिलने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ था। आज जब मैं ये सुबह खबर पढ़ा तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ, और मुझे लगा कि आप लोग ही बेहतर लोग हैं जो इसके बारे में चर्चा करके लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि ऐसा होने से रोका जाना चाहिए। मालवीय जी, मुझे हैरत है कि राम का नाम लेने वाली सरकार राम की शक्ति पूजा के कवि को नहीं पहचानती या उनका निरादर कर रही है। निराला हिंदी कविता के हमारे पुरखे हैं, पूर्वज हैं, हिंदी का गौरव है, हिंदी का स्वाभिमान है, कविता का स्वाभिमान है, संस्कृति की वो दृष्टि है जिससे हम अपने समय के आर पार देख लेते हैं। निराला युग कवि है, और निराला उसी तरह महत्वपूर्ण है जैसे देश के लिए महात्मा गांधी। कविता के गांधी हैं निराला। निराला बचपन से हमें संस्कार देते हैं, शब्द के संस्कार देते हैं, संस्कृति के संस्कार देते हैं।
निराला के बिना हम हिंदी कला संस्कृति की परिकल्पना ही नहीं कर सकते। निराला एकदम शुरुआती हिस्सा है और आप निराला को नहीं पहचान रहे हैं। आप फिराक साहब को नहीं पहचान रहे हैं। आप गंगा जमुनी तहजीब को नहीं पहचान रहे हैं। आप पंत जी को किनारे कर दे रहे हैं। बिना पंत के, बिना निराला के, बिना महादेवी के कविता का वो कालखंड ही अदेखा रह जाएगा। और ये सरकार का कदम या ये शिक्षा नीति के अंतर्गत ये जो कदम उठाया गया है, मुझे लगता है कि ये हमारी हिंदी का अपमान है, हमारी संस्कृति का अपमान है, हमारे मूल्यों का अपमान है। हम उस सड़क पे चल रहे हैं जो निराला की बनाई हुई सड़क है। हम उस समय में आंखें खोल रहे हैं, जगा भैरव राग बादल गा रहे हैं, निराला गा रहे हैं। हमने निराला की ध्वनि, निराला की अनुगूंज सुनी है। हमने कविता लिखी है तो पग पग पे बगल में खड़े हुए निराला दिखाई दिए। आप जिस पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं, जिस पीढ़ी को आगे ले जाने का सपना है, जो हमारे भारत का गौरव बनेंगे, आज की पीढ़ी के बच्चे वो निराला को नहीं जानेंगे तो आप जानिए कि आज क्या के जानेंगे। बच्चे और सब लोग जानना भी चाहते हैं कि निराला जी, फिराक गोरखपुरी और पंत जी कितने महत्वपूर्ण हैं हिंदी साहित्य के लिए, कि उनको हटाए जाने से मैं देख रहा हूँ किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये कितने महत्वपूर्ण है? ये हमारे देश को समझने के लिए ये जरूरी कवि हैं, हमारे राष्ट्र को समझने के लिए ये जरूरी कवि हैं। ये जो सरकार राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रवाद की बात करती है, वो निराला जैसे बड़े कवि को नहीं समझ रही है कि जिसके लिए मातृभूमि, जन्मभूमि, भारत ही जय विजय करे की परिकल्पना है। जागो एक बार, वो कह रहे हैं और जगा रहे हैं हमारे सामाजिक मूल्यों को, हमारी असमानता को, हमारी विषमताओं को, हमारी सारी विरोधाभासों, विसंगतियों को। निराला एक कविता के, एक संस्कृति के योद्धा के रूप में हमारे सामने आते हैं। आप कैसे सोच सकते हैं, निराला के साथ साथ फिराक ने एक तहजीब दी है हमारी पूरी बोली को, हमारी बोली बानी को, हमारे आचार विचार को। निराला और फिराक तो मुहावरे बन गए हैं हमारे समय के, हमारे संस्कृति के। इनके बिना हम किस भारत की परिकल्पना कर सकते हैं? भारत की परिकल्पना करने के लिए निराला, विवेकानंद, गांधी जैसे, बुद्ध लोग जैसे जरूरी लोग हैं। और निराला की जो काव्य दृष्टि है वो समय के आर पार देख लेती है, संवाद कर लेती है। निराला और कबीर और निराला, पंत, ये सारे के सारे लोग, महादेवी, ये शहर। तो मालवीय जी, आज जब ये खबर आई तो आप सब साहित्यकारगण इकट्ठा हुए, तो आप लोगों ने कुछ इस पर चिंता प्रकट की कि हमें इसका प्रतिरोध करना चाहिए? एकदम हम लोग संकल्पित हैं कि ये जो स्टेप लिया गया है, ये जो कदम उठाया गया है, इस पर पुनर्विचार हो, इसको हटाया जाए। और अगर निराला की ही कविता का मामला है तो कविता बदली जा सकती है। अगर बहुत वर्षों से वो कविता चली आ रही हो लगातार, तो उनकी कोई दूसरी कविता ली जा सकती है। यहां तक तो मेरी सहमति बनती है। लेकिन आप निराला को पढ़ने से ही वंचित कर दें नई पीढ़ी को, ये कैसे संभव है? तो मेरी समझ से अगर आपको परिवर्तन करना ही है तो निराला की कोई अन्य रचना रख दीजिए, फिराक साहब की कोई अन्य रचना रख दीजिए, पंत जी की कोई अन्य कविता रख दीजिए। यहां तक तो समझ आता है। लेकिन इन्हें पढ़ा जाना नई पीढ़ी के लिए निहायत जरूरी है। वैसे ही जैसे कि हम सूरज की रोशनी पाते हैं, हम निराला की कविता क्यों ना पाए, हम पंत को क्यों ना पाए। बहुत सुंदर। मालवीय जी, हमारे साथ बने रहिएगा और इस पर चर्चा को मैं अगली श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूं। मेरे साथ संजय सिंह मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी यानी रूलिंग पार्टी, जिस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार है, और एनसीईआरटी निराला जी को ही हटाए दे रहा है, तो बड़ी अचरज की बात है। संजय सिंह जी, उम्मीद करता हूं कि आप भी हिंदी साहित्य पढ़कर ही बड़े हुए होंगे। आपने जब ये सुना तो आपको कुछ अजीब नहीं लगा कि ये क्या हो रहा है इस देश में, और निराला जी को हम नहीं पढ़ेंगे, पंत जी को नहीं पढ़ेंगे, फिराक गोरखपुरी जी को नहीं पढ़ेंगे, तो किसको पढ़ेंगे? ब्रजेश जी, पहले तो हमारे जो साहित्यकार हैं इनको नमन करते हुए आगे बात बढ़ाते हैं। देखिए, सबको पढ़ेंगे,
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को भी पढ़ेंगे, सबको पढ़ेंगे, साहित्यकारों को, सबको। ये तो हमारी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का हिस्सा है, सबको। अब देखिए विषय ये है कि इस बारे में हमारी शिक्षा मंत्री जी का बयान आ चुका है और आपके ही पत्रकार उनका इंटरव्यू ले चुके हैं बयान को। तो इसमें जो उन्होंने बयान दिया हम उसी से संबद्ध करते हुए आगे बात करेंगे। और इसमें किसी के अपमान की बात नहीं है। अपनी संस्कृति मुझे आप की एक पूरी तर्क रक्षा दे करने के दीजिए लिए हम लोग कि इन तर्क इन हैं। कारणों की वजह से हम निराला, जी, जी। पंत और फिराक गोरखपुरी को हटा रहे हैं। मुझे एक तर्क दे दीजिए। विजय जी देखिए, अभी किताब तो आने दीजिए। अरे ऑर्डर हो किताब गए आने 23 दीजिए, अभी 24 सामने नहीं आई है ना, हमें लगता है है आपके सामने भी नहीं। आप या तो ये सुनिए, कह सुनिए। दें कि ये विजय गलती जी, हुई है, ऑर्डर हम हो गए। पुनर्विचार कर रहे हैं, हम कोई लड़त थोड़ी रहे हैं नहीं, आपसे। गलती कैसे? आप पुनर्विचार नहीं, करिए। नहीं, आपकी बात जायज है, अपनी जगह है, लेकिन किताब तो आने दीजिए। उसमें क्या बदलाव करके किसको कौन सी उनकी दूसरी रचना को उसमें स्थान दिया गया है, आने तो दीजिए अभी किताब को। उसके बाद डिबेट हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ऑल राइट, मनोज काका मेरे साथ मौजूद हैं। बीजेपी के पास बताने के लिए काफ़ी कुछ नहीं है, वरना संजय सिंह इतनी जल्दी चुप होने वाले प्रवक्ता नहीं है। मनोज काका मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और पढ़ने लिखने में काफ़ी इनकी रुचि भी रहती है। आपको हैरत नहीं हुई जब आपने सुबह आज अखबार पढ़ा? मैंने तो पढ़ा, मुझे तो अखबार से पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है। बड़ा अचरज हुआ मुझे तो। फिराक गोरखपुरी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा आनंद पंत, कोई भी देश और दुनिया में किसी का भी अस्तित्व उसके अपने साहित्य से पहचाना जाता है साहब। और कम से कम इस देश में इतने सारे राजनीतिक दल हैं और इतने सारे संवाद करने वाले पत्रकार भी हैं और चैनल भी हैं, लेकिन मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और उसके साथ ही साथ लोकतंत्र की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खंभा पत्रकारिता और उसके एक, मैं कह सकता हूं कि आप प्रगतिवाद के और छायावाद के दोनों युग के कवियों के ऊपर जो इस सरकार ने प्रहार किया उनके कालजयी रचना पर, उसके बचाने के लिए जो आपने संवाद शुरू किया, इसके लिए आपको कोटिशः धन्यवाद। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को इस दुनिया में वाल्टर हिटमैन की तरह, जो अमेरिका का सबसे बड़ा कवि थे, वो सारे साहित्यकार लोग बताएंगे, उनके बारे उस तरह से उनको जाना जाता था। उन्होंने जो कुकुरमुत्ता लिखा, उसमें एक आदमी का जीवन संघर्ष क्या है, उसमें श्रमिक का, जो ममता जी बता रही थी कि उसमें श्रमिक का, एक बड़े व्यक्ति का, उन्होंने लिखा कि श्रमिक का जीवन कुकुरमुत्ते की तरह है और बड़े व्यक्ति का जीवन गुलाब की तरह है। फिराक गोरखपुरी की क्या, ऐ जिंदगी तुझे हम दूर से पहचान लेते हैं, रात भी, नींद भी, कहानी भी, क्या चीज है जवानी भी, ये कौन बताएगा? अब भारतीय जनता पार्टी का नव राष्ट्रवाद है साहब। अब इसमें भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, इसमें कबीर, तुलसी, और कम से कम तुलसी के बारे में, तुलसीदास पर भी सबसे ज्यादा अगर किसी ने लिखा छायावाद में तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा। कम से कम ये तो जान लेते। ये कह रहे हैं इनका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, ये इनका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद सतही और छदम है। इनका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहीं से वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी, इनका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वही है कि बुलबुल से सावरकर उड़ते थे, वो कहीं दुनिया में उस पर आप खड़े नहीं हो पाएंगे। हम जिस देश में रहते हैं वहां कहा गया कि सारे रहा सो सूरा कह गए, कबीरा कहा अनूठी, अब बचा खुचा सो तुलसी कह गए, अब जो कहीं है झूठी। शूर शूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, और अब के कभी खद्योद सम जहता करत प्रकाश। ये उसको ला रहे हैं, वो टोपी वाले को, जो पुलिस दिखाएगा वो कौन, वेद प्रकाश, हम लोग तो जानते नहीं साहब। हाँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, देखिए मैं भूल गया जिक्र करना, साहब सबको बता दूं कि आज मैंने एक और खबर पढ़ी, उसी अखबार में बगल में छपी है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में, सुरेंद्र मोहन शर्मा जो थ्रिलर और अपराध पर उपन्यास लिखते हैं, और वेद प्रकाश पाठक, कंबोज, इन सब की वो थ्रिलर पढ़ाई जाएगी और इसको नाम दिया गया है लोकप्रिय साहित्य। जिसका मतलब पंत जी, निराला जी ने पढ़ी है, सुरेंद्र मोहन शर्मा का वो बड़ी
मशहूर उनका उपन्यास है जो थ्रिलर क्राइम पर है, अपराध कैसे करता है कोई, उसका नाम है वर्दी वाला गुंडा। वो आप अपने अभिभावकों के सामने कभी नहीं पढ़ अपराधी सकते। तैयार किए जाएंगे। हाँ, आप अपने करेक्ट। अभिभावकों के साथ कि कभी अपराधी नहीं पढ़ तैयार सकते। किए जाएंगे। हाँ बोलिए भाई मनोज जी, बोलिए वो क्या बता रहे थे उपन्यास के बारे में। वो उपन्यास आप अपने अभिभावकों के साथ कभी नहीं पढ़ सकते। मैं तो चाहूंगा आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी को कम से कम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति और कम से कम उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब है कुल्ली भाट। अच्छा, लेकर आए हो? मैं लेकर आया हूं। भाई जरा फुल स्क्रीन में दिखाया जाए, फुल स्क्रीन पे दिखा। कौन सी पुस्तक लाए निराला जी? कुल्ली भाट है ये। ओके। और उनकी ये एक तरह से अगर बहुलांश में देखेंगे ये तो मैं उनकी किसी जीवनी पॉलिटिकल है। पार्टी के प्रवक्ता से ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता था, ये उनकी बट आई जीवनी मस्ट है, अप्रिशिएट सूर्यकांत यू त्रिपाठी कि निराला आप जी। लेकर आए हैं। आपका शुक्रिया इसके लिए कि आप दर्शकों को बता पा बहुत रहे हैं। साधुवाद साहब आपका, और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और इस देश के नहीं दुनिया भर के साहित्यकार आज माननीय अखिलेश यादव जी को साधुवाद दे रहे होंगे कि कम से कम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे लोगों को इस देश के साहित्य या पाठ्यक्रम से निकाल लेंगे तो क्या पढ़ाना चाह रहे हैं आप लोगों को? आप भारतीय जनता पार्टी क्या पढ़ाना चाह रही? कौन नहीं सा कह रहे हैं वो वाला भी सांप्रदायिकता की पढ़ लो, किताब पढ़ाना वर्दी चाह वाला रहे हैं? गुंडा भी पढ़ लो, थोड़ा थ्रिलर पढ़ लो, लोकप्रिय साहित्य है, पढ़ लो। यही क्या बुराई है उसमें? जब साहब ऐसे पढ़ाई करेंगे तब आपकी मार्कशीट नहीं मिलेगी। फिर आपके प्रवक्ताओं को कहना पड़ेगा कि ये मार्कशीट ले लो, वो मार्कशीट ले लो, और पता चलेगा कि आपकी कोई मार्कशीट नहीं रहेगी। ऐसी ही पढ़ाई करेंगे। शुक्रिया। तो मैं अगर अंशु असली अवस्थी, मार्कशीट थैंक यू। चाहिए तो कम से कम सूर्यकांत अंशु त्रिपाठी अवस्थी। निराला को और फिराक गोरखपुर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अंशु अवस्थी। अंशु जी बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बात समझ में नहीं आई कि पंत जी, निराला जी की रचनाओं को हटाया जा रहा है, इसके पीछे कोई कारण भी स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। ये बात मालवीय जी ने बिल्कुल सही कही कि अगर ये कविता से या रचना आप बहुत दिन की हो गई है, आप रिप्लेस कर सकते हैं उन्हीं की दूसरी रचनाओं से, पर उनको पाठ्यक्रम से हटाना ये बड़ा हतप्रभ करता है। ब्रजेश जी देखिए, जो हिंदी भाषा है और हिंदी भाषा के ये सब महाप्राण हैं। तो दरअसल हिंदी भाषा के बारे में तो हमारे जितने महापुरुष हैं, जितने हमारे शीर्ष नेता इस भारत के निर्माता हैं, उन्होंने हमेशा कहा है कि हिंदी ही ऐसी भाषा है जो इस देश को एक कर सकती है, देश को जोड़ सकती है। तो इस समय सत्ता में कौन लोग बैठे हुए हैं सभी जानते हैं, तोड़ने वाले। तो ये उसी हिंदी के महाप्राण को, उसी हिंदी की रीढ़ को हटाकर कमज़ोर करना चाहते हैं, देश की एकता अखंडता को कमज़ोर करना चाहते हैं। और ये बात महापुरुषों की करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि हिंदी ही ऐसी भाषा है जो प्रांतीय संघर्ष को, प्रांतीय द्वंद्व को कम कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये आपकी पार्टी को ऐतराज है ये जो परिवर्तन हो रहा है? ऐतराज ने पूरी तरीके से ऐतराज है। गांधी जी ने इस बात को कहा था कि हिंदी इस देश की, इस भारत की संस्कृति को परिलक्षित करती है। हिंदी इस देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करती, जोड़ने का काम करती। और आप उनके जो महाप्राण लेकिन संजय सिंह की ये बात सुनी आपने, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। नहीं, मुझे बताइए ना साहब कि किस तरीके से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। इस देश की जो संस्कृति है वो तो हिंदी पर टिकी हुई है। इस देश में सबसे ज्यादा सांसद आपको हिंदी बेल्ट से मिले हुए हैं। भैया वो भी तो पढ़ा रहे हैं आप, वर्दी वाला गुंडा वो भी पढ़ लो। ब्रजेश जी, अब वर्दी वाला गुंडा पढ़ेंगे, अब ये पढ़ लो, थोड़ा हो सकता है इससे कुछ उद्यम बन जाए। ब्रजेश जी देखिए, हिंदी वाला गुंडा तरीका सीख पढ़ेंगे, लो, इससे पता चला। फिर बता नहीं पाएंगे कि इंटायर पॉलिटिक्स में डिग्री ली थी, या डिग्रियां दिखानी पड़ेंगी। आपकी जो हिंदी है वो हमेशा जब आप बोलते हैं और जब आप उन कविताओं को, उन रचनाओं को पढ़ते हैं, वो आपकी विद्वता को दिखाती है। उसके लिए डिग्री नहीं दिखानी पड़ती कि साहब ये देखिए इस तरीके से डिग्री ली थी मोदी जी ने। तो सच्चाई ये है कि भारत को किस तरीके से कमजोर किया जाए जी, किस तरीके से जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो इतिहास को ना जाने, और इतिहास हमारा क्या था। इतिहास तो हमेशा हमको शिक्षा देता है, बोध कराता है। अच्छा, मुगल दरबार की आड़ में निराला जी को हटा दिया गया, हाँ, पंत जी को हटा दिया। इतिहास मुगल दरबार तो हटाए ही, अब उस पंत जी को, निराला जी को भी इसी में निपटा दिया। इतिहास क्या मतलब, इतिहास बोध कमजोर करना है। सीधे हमारी सांस्कृतिक रीढ़ पे प्रहार है। देखिए, और दूसरा आप देखिएगा आने वाले समय में ये और भी इतिहास हटाएंगे, अंग्रेजों का भी इतिहास हटा देंगे, क्योंकि इनको पता है इनका इतिहास क्या है, इसलिए इनको इतिहास से नफरत है। क्योंकि इन्हें पता है कि इनका भूगोल खराब हो रहा है। बहुत शुक्रिया। मैं अब डिबेट को आगे बढ़ाता हूं और जाने माने पत्रकार सुशील दुबे जी भी हमें इस कार्यक्रम में ज्वाइन कर चुके हैं।
दुबे जी बहुत शुक्रिया आपका। मुगल दरबार तो हट ही गया था, लेकिन आज सुबह खबर आई, मैं अखबार पढ़ रहा था, बड़ी ऑथेंटिक खबर है उसमें और कंफर्म भी हुई बाद में कि निराला जी पंत जी को भी हटा दिया पाठ्यक्रम से एनसीईआरटी ने। मीडिया मास्टर ब्रजेश जी, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद का इस पुण्य कार्य के लिए हम बड़ा साधुवाद व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अगर इतना पुण्य कार्य न किया होता, किसी के निर्देश आदेश और कहने पर, किसी के इशारे पर, तो आज हमारे ब्रजेश मिश्रा जी भारत देश के टॉप चैनल भारत समाचार को आज ये चैतन्य करने का अवसर नहीं मिलता जो आज आप चैतन्य कर रहे हैं। अरे कहां से घुमा के कहां पकड़ते हो दुबे जी। और पंडित, और सुनिए, पंडित सुमित्रा नंदन पंत, पंडित रघुवीर सहाय फिराक, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अच्छा किया कि आपने फिराक जी का पूरा नाम ले लिया, वरना कुछ लोग तो और ही समझ रहे थे। मतलब ये तक मानसिक दिवालियापन है। पंडित रघुपति सहाय फिराक, पंडित सुमित्रा नंदन पंत, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इस देश के साहित्य कवि काव्य जगत के प्राण वायु, इनके ऊपर प्रहार करना, क्या शब्द कहूं, क्या कहूं, क्या लानत भेजूं, क्या लानत भेजूं, इस देश की सिस्टम पर क्या लानत भेजूं, और एनसीईआरटी पर तो क्या, वो तो कठपुतली है। ब्रजेश जी, जिस देश में मुगल गार्डन का नाम बदल के अमृत गार्डन रख दिया जाए, जिस देश में बेवजह करते राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ रख दिया जाए, जिस देश में धनुषधारी, जिस देश में रामनवमी पर जहां पर दिए जलते हो वहां पर घर जलाए जाए, जिस देश में राम जी जो धनुष सीधा रखते हो उस धनुष को तयन दिया जाए, जिस देश में हनुमान जी विनम्र मुद्रा में राम जी के चरणों में बैठते हो, उनकी आंखें लाल कर दी जाए, तो ये तो छोटी सी बात, तो छोटी सी बात है। तो हमारे आपके बच्चे क्या पढ़ेंगे अगर निराला जी को नहीं पढ़ेंगे? सुरेंद्र मोहन पाठक को पढ़ेंगे, 36 करोड़ की बयान राबरी को पढ़ेंगे। अरे कौन सी राबरी, कौन सी? एक सेकंड। अरे सबसे बड़ा तो ये जो कंबोज और ये वेद प्रकाश कंबोज, शर्मा जी, सुरेंद्र मोहन पाठक से बड़ा तो कोई जासूसी उपन्यास कोई नहीं, जो आजकल जासूसी हो रही है उससे बड़ा तो उसको ले आ जाए। अरे भैया थ्रिलर लिखते हैं, थ्रिलर क्राइम पे बढ़िया, वर्दी वाला गुंडा पढ़ा है? अरे खूब पढ़ा, यही पढ़ पढ़ के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और पंत और कंबोज और वेद प्रकाश शर्मा और सुरेंद्र मोहन पाठक को पढ़ पढ़ के ही 62 साल के हुए हैं, अब पढ़ रहे हैं 14 के बाद। तो भैया जब आप पढ़े हो तो अब आपके बच्चे भी पढ़ने, वही तो कर रही है सरकार। हमारे बच्चे तो रैप देख रहे हैं, हमारे बच्चे तो वो गाना सुन रहे हैं कि हम समझ ही नहीं पाते, सर फटक जाते कि बोल क्या रहे हैं। हमने तो वो गाना सुना है कि ये मेरे वतन के लोगों आंख में भर लो पानी, नेहरू जी के आंसू आ गए थे। अब जो गाने हैं, अब वे भी गाना बदला जाएगा कि नेहरू जी के आंख में आंसू क्यों आए, गाना तो ये भी बदला जाएगा जी। जब सब शुक्रिया दुबे जी, हमारे साथ बने रहिएगा। और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि ममता कालिया जी भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं। ममता जी, आप क्या सुझाव देना चाहेंगी एनसीईआरटी को कि वो क्या ऐसा करें ताकि हम आने वाली नस्लों को, आने वाली पीढ़ियों को हिंदी का बेहतर साहित्य, बेहतर काव्य और वो सब बता पाएं जो हमारी विरासत है, हमें इसे संजोना है। ममता जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी, मैं आपसे ये साहित्य और इतिहास जी प्लीज बोलें। ऐसे विषय हैं जी, तो ऐसे विषय हैं जिनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम पूरी की पूरी एक जनरेशन को, पीढ़ी को वंचित कर देंगे इतिहास और साहित्य के विकास को समझने में, और उससे उनकी शिक्षा पद्धति, उनके सोच विचार, उनके मानसिक विकास, बौद्धिक विकास पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और कम से कम ये ऐसी चीज़ें हैं शिक्षा के क्षेत्र की कि जो राजनीति से तय नहीं हो सकती हैं। हर बार जब कोई राजनीतिक दल आएगा वो अपने हिसाब से मनमानी करेगा, छेड़छाड़ करेगा इतिहास और साहित्य जैसे विषयों के साथ, तो ये बहुत ही गलत होगा। हम लोगों को कम से कम ये कोशिश करनी चाहिए कि देश के सही छवि विश्व के सामने और छात्रों के सामने आए, क्योंकि छात्रों के हाथ में ही देश का भविष्य है। अगर उनको ही हम रोगी बना देंगे और जिन किताबों से उनके परिवार उनको बचाते रहे
उन किताबों को हम पाठ्यक्रम में लोकप्रियता के नाम पर लगा देंगे तो ये बहुत गलत होगा, दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मैं समझती हूँ कि हमें इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और इस तरह के छोटे छोटे सरोकार नहीं रखने चाहिए कि कौन चीज़ किस चीज़ से संबद्ध है, क्योंकि साहित्य राजनीति से हमेशा दूर रहा है। जी। पर अब अफसोस की बात है कि साहित्य और राजनीति और विचार इनमें बड़ी एक रूपता आ गई है। और विशेष तौर पर मुझे हैरानी हुई कि जब एक यूनिवर्सिटी कह रही है कि साहब हम लोकप्रिय साहित्य पढ़ाएंगे, जिसमें ये 36 करोड़ की बैंक रॉबरी, जासूसी उपन्यास, थ्रिलर उपन्यास, यौनाचार की उपन्यासें, ये सब अगर पढ़ाई गई और वो भी ग्रेजुएट छात्रों को ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, मनोमस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा ममता जी? ममता जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आ रही है जी। मैं ये कह रहा था कि ये यूनिवर्सिटी में लोकप्रिय साहित्य के नाम पर ये सब पढ़ाया जाना, ये तो बच्चों के मन मस्तिष्क में हम क्या विचार डालना चाहते हैं? जी जी। खैर ये तो बहुत ही अजीब है, क्योंकि लोकप्रिय साहित्य के नाम पर अन्य चीज़ें भी पढ़ाई जा सकती हैं। शिवानी का भी साहित्य पढ़ाया जा सकता है और बहुत से नाम ऐसे हैं जो लोकप्रियता के दायरे में आते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि इसको हम रीढ़ की हड्डी नहीं मान सकते साहित्य की। ये एक समानांतर धारा है और इसका केवल जनप्रियता से ताल्लुक है और इसका साहित्य की मुख्य धारा से ताल्लुक नहीं है। साहित्य थोड़ी गंभीर बात है। साहित्य को समझना और लोकप्रियता और लोकप्रिय साहित्य को समझना बिल्कुल अलग अलग दो धाराएं हैं। तो अगर हम मुख्य धारा को छोड़कर उपधारा में ही नहाना पसंद करेंगे, उसी में विचरना पसंद करेंगे, तो ये तो बहुत ही खराब बात होगी, क्योंकि हम हर एक का आंशिक विकास करेंगे। हम एक तरह से लोगों को बौना बना रहे हैं, सबको हम बौद्धिक रूप से छात्रों को बौना बना रहे हैं। ऐसी शिक्षा नीति किस काम की होगी अगर हमने अपनी पीढ़ी के साथ ऐसा अन्याय कर दिया? तो कम से कम ये करना चाहिए कि साहित्य या पाठ्यक्रम के बदलाव के नाम पर हमें पीढ़ियों के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। जी, मैं सहमत हूँ आपसे ममता जी। यश मालवीय जी, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि अब आप वाले साहित्य को कम, ये जो आजकल एक लोकप्रिय साहित्य है जिसका जिक्र भी हो रहा था, उसकी थोड़ा सा वैल्यूएशन बढ़ी है और अब तो वो यूनिवर्सिटी के कोर्स में आने जा रहा है। जी जी जी, आप ये समझिए कि ये संस्कृति बड़े खतरनाक मोड़ पे पहुंच चुकी है और संस्कृति का विद्रूप दिखाई देने लगा है। उसके पीछे के षड्यंत्र दिखने लगे हैं, मंशा दिखने लगी है कि इसके पीछे मंशा क्या है, कैसी पीढ़ी तैयार की जाए, कैसी दिशाहीन पीढ़ी तैयार की जाए जो विकास के नाम पे विनाश के रास्ते अख्तियार करती हो। तो हमारी हिंदी और हमारे मूल्य और हमारी संस्कृति का जो क्षरण हो रहा है वो इस कारण से भी हो रहा है कि हम निराला को अप्रासंगिक मान रहे हैं, हम सुमित्रानंदन पंत को अप्रासंगिक मान रहे हैं, हम फिराक गोरखपुरी को अप्रासंगिक मान रहे हैं। अगर ये अप्रासंगिक हो जाएंगे तो हमारी संस्कृति क्या प्रासंगिक रह जाएगी? हम तो संस्कृति के सवाल पे ये बात करते हैं कि अगर हमें अपने देश को बचाना है, अपने राष्ट्र को बचाना है, अपने देश, समय और समाज को एक रूप देखना है, तो हमारे लिए बुनियादी तौर पे निराला की कविताओं को पढ़ना जरूरी है, पंत के प्रकृति के दर्शन को समझना जरूरी है, फिराक साहब के रचना संसार में आवाजाही अनिवार्य है। इन्हें टेक्स्ट की तरह पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि तभी हम देश की धड़कन से जुड़ेंगे, देश के नैतिक मूल्यों से जुड़ेंगे और उस आत्मा से जुड़ेंगे जो आत्मा हमारे देश के कल्याण के लिए हमेशा प्रतिश्रुत रही है, चाहे वो महात्मा गांधी रहे हो,
चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर रहे हों, और जैसे कि कहा करते थे हमारे मुंशी प्रेमचंद कि साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है। एक प्रसंग फिर याद करें इस मौके पे कि एक गोष्ठी से बाहर साथ साथ निकल रहे थे जवाहरलाल नेहरू और रामधारी सिंह दिनकर जी, और नेहरू जी का पांव फंस गया था कालीन में, वो गिरते गिरते बचे थे। रामधारी सिंह दिनकर ने उन्हें संभाल लिया था, उन्होंने थैंक यू कहा था, तो उन्होंने जवाब दिया था कि आप थैंक यू मत कहिए, जब जब राजनीति लड़खड़ाएगी तो साहित्य ऐसे ही सहारा देगा। वाह वाह। और ऐसा ही सहारा देते हैं हमें हमारे महाप्राण निराला जनाब फिराक गोरखपुरी, कविवर सुमित्रानंदन पंत। इनके बिना हम किस संस्कृति तो की ओर सहारा देश तो को ले सुरेंद्र जाएंगे? मोहन पाठक और कंबोज ये लोग भी कैसा सहारा देते हैं, सहारे पे भी निर्भर करता है। एक सहारा आपको संबल देता है और एक सहारा आपको कमजोर बनाता है। ये दूसरा सहारा आपको कमजोर बनाएगा। आप खुद देख लीजिए, उस पूरे अंतरंग बहिरंग को समझ लीजिए, क्योंकि सारी चीजें खुली हैं और हम सब खुली आंखों से ये अंधा दौर देख रहे हैं। शुक्रिया आपका मालवीय जी, हमारे साथ कृपया बने रहिएगा। संजय सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप बीच में हाथ उठा रहे थे, बोलिए। जी विजय जी, क्योंकि बहुत कुछ बातें आई हैं जी, तो पहले तो यश मालवीय जी हमें लगता है सेकुलर विचारों के साहित्यकार हैं, और यश मालवीय जी आप परेशान मत होइए, आप बहुत परेशान उद्वेलित नजर आ रहे हैं। भारतीय संस्कृति की बहुत चिंता कर रहे हैं आप। भारतीय संस्कृति के स्तंभ है भगवान प्रभु श्री राम, और यहाँ मुगल दरबार के 2 प्रवक्ता बैठे हुए हैं। अब ये घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, एक डिग्री के बारे में पूछ रहे थे और एक मुगल दरबार के 2 प्रवक्ता, दोनों मुगल दरबारियों के पत्रकार, नहीं दोनों मुगल दरबार के, ये अपनी बारी बोलना, पूरा जवाब देना की है। और देखिए बीच में बोलिएगा नहीं एक दरबारी, आप कुछ भी बोलेंगे, बोलिएगा नहीं, उनकी जो पीछे की सरकार, ये अरे अंशु जी जवाब देंगे आपको हम। आपने उल्टे सीधे आरोप लगाए हैं। आप मैडम सोनिया गांधी की डिग्री के बारे में बताइए, कौन से अफसर की डिग्री है? बात ही नहीं हो रही है। राहुल गांधी कहां तक पढ़े हैं? अरे आप बकवास करते हैं 20,000 करोड़ पहले उसकी बात करो, फर्जी डिग्री जो 20,000 करोड़ रुपया लगाया है अडानी की कंपनियों में, उसकी बात करो। अरे ये फिर आप लोग पॉलिटिकल बात शुरू कर दिए, साहित्य पर बात मत करिए। अंशु प्लीज मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए, डिग्री का भरोसा, मुद्दे पे आइए, भागिए नहीं इधर। अरे झूठे मत मारो, झूठे आरोप लगाते हैं तुम लोग, कोई प्रूफ नहीं तुम लोगों के पास में। तुम अभी और बेनकाब हो गए, अभी चिंता मत करो। अभी राहुल गांधी, शर्म तो तुम लोग, शर्म तो। अच्छा संजय सिंह जी सुनिए, ये पॉलिटिकल बात अलग हो गई। मुगल के दरबार गांधी को अपमानित करने वाले, क्या केंद्र की सरकार गांधी जी का एनसीईआरटी गांधी जी ने फैसले पर पुनर्विचार करेगी? एक सेकंड अंशु प्लीज, अंशु प्लीज, संजय सिंह, क्या पुनर्विचार के लिए आप तैयार हैं? चुप रहिए। क्या पुनर्विचार के लिए आप तैयार हैं? आप जी पुनर्विचार के लिए आप तैयार हैं? देखिए ब्रजेश जी, हम बार बार कह रहे हैं, नहीं बार बार हम कह रहे हैं, हमें भारतीय साहित्य के लिए, राष्ट्रीय संस्कृति की संरक्षण के लिए महाराणा प्रताप शिवाजी चाहिए, ना कि अकबर। क्या दिया मुगलों ने इस देश को? क्या दिया? पंत ने क्या ले लिया मुगलों का? उनको क्यों हटा दिया? चलो मुगल दरबार हटाए, इन्होंने क्या हटा दिया? नहीं, भारतीय संस्कृति के प्रतीक महाराणा प्रताप शिवाजी हैं, थैंक यू, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, उस पर डिबेट होनी चाहिए, उस पे डिबेट। अच्छा निराला जी को हटाओ, इस पे चर्चा करें। बाबर के मुगल दरबारियों पे ओके वो बताओ भाई मनोज काका, ये क्या तो कह रहे हैं? उसके बारे में तो हमने कहा है, ओके इसके बारे में कहा किताब अब आने दीजिए। अब आप सुनिए बात, अब डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। अब बारी मनोज काका की है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। और मैं आप सबसे कहूंगा कि कोई किसी के बीच में ना बोले, मैं सबको मौका दूंगा, अपनी अपनी बारी में सब कुछ मदरसे खुलवाने वाले बोलिए। मदरसे जो नो एक सेकंड संजय सिंह प्लीज, मदरसे चलवाने संजय सिंह प्लीज। ओके मनोज काका, भारतीय जनता पार्टी तो कहती है, स्वयं घोषित स्वघोषित कहती है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हूं, लेकिन इतने बड़े मंच पर आज वैचारिक जो गरीबी और जो वैचारिक सतहीपन भारतीय जनता पार्टी में दिख रहा है, कम से कम उसके लिए ये पूरा देश तरस जरूर आज खाता होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो देश में सत्तासीन हो, जिसका सत्ताधीश तानाशाह हो गया हो, वो वैचारिक रूप से भी इतनी सतही हो गई है
इस पर नवाज देवबंदी का भी एक शायर है। इन्होंने कहा कि मुगलों ने क्या दिया। अरे मुगलों ने ताजमहल दिया, जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग आए दिन फोटो खिंचवाते हैं। मुगलों ने इस देश को लाल किला दिया, जहां से नरेंद्र मोदी जी इस देश का तिरंगा फहराते हैं। सबने दिया। और अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, आप कम पढ़े लिखे हैं, मैं आप बड़े भाई हैं, विनम्रता से मैं कहूंगा कि आप सुनिए थोड़ा, सुनिए थोड़ा, सुनिए। आपको कुछ नहीं आता जाता, उसमें मेरी तो कुछ मेरी जिम्मेदारी नहीं है। कम से कम आपको पढ़ाई लिखाई करना। आपने कहा सेकुलर, आपने कहा सेकुलर इस देश का संविधान है यार। संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद की बात है, धर्मनिरपेक्षता की बात है। अगर आपको संविधान से नहीं लेना देना है तो कहिए कि मुझे संविधान से नहीं लेना देना है। आप प्रस्तावना नहीं पढ़े, आप इतना कम पढ़ते हैं, आप इतना कम पढ़ते हैं। दूसरी बात, अरे साहब, बाबा साहब ने संविधान में सेकुलर दूसरी बात मैं कह रहा हूं, पढ़ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। साहित्य पे बात हो जाए, कम से कम पढ़े लिखे लोगों को साहब बुलाइए, जो लोग पढ़ते हैं। बोलो भाई मनोज काका, बोलो अपनी बात। मैं दूसरी बात पे आ रहा हूँ, दूसरी बात पे आ रहा हूँ। नवाज देवबंदी का भी एक शेर है कि जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, और आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसकी कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरी कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो उन लोगों से भी एक निवेदन जरूर है कि मुगल दरबार के हटाने पर जब आप सवाल नहीं खड़े करेंगे तो एक दिन सुमित्रा नंदन पंत और फिराक गोरखपुरी और कबीर तुलसी को भी हटा दिया जाएगा, और आपको ये पढ़ाया जाएगा कि सावरकर माफीनामा लेकर के बुलबुल से उड़ते थे। तुलसी के राम है अयोध्या में जिनका मंदिर, दूसरी लाइन पे आ रहा हूँ। रामधारी सिंह दिनकर का आपने राम राष्ट्रकवि की आपने बात करा, उनकी एक लाइन और है, रश्मि रति में उनकी एक लाइन और है, राम विरोधी ना। एक सेकंड संजय सिंह रुक जाओ जरा, अपनी लाइन कंप्लीट करो मनोज। दिनकर साहब की आपने बात करा, हाँ बोलो, एक लाइन है सिर्फ कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। बहुत शुक्रिया। तो अब क्या ही कहना है भारतीय जनता पार्टी को साहब, बहुत बातें हैं। ऑलराइट, अंशु अवस्थी, हाँ आप कुछ कह रहे थे, बताइए। आप जी, जो मैं चाहता हूँ, देखो पॉलिटिकल डिफरेंसेस किसी और दिन निपट लेना, आज बच्चों के पाठ्यक्रम का विषय है, आज थोड़ा सा इसी विषय पे रहो आप लोग। ब्रजेश जी देखिए, जो आज ये विषय है बहुत ही अलग है, और निश्चित तौर से आज जो संजय सिंह जी के शब्द उनके पास कम पड़ रहे हैं, समझा जा सकता है, क्योंकि दिन रात एक ही काम है इनके पास। आज आपने इतना अलग दे दिया है कि समझ ही नहीं आ रहा कि इस पे क्या बोले। आखिर में जितना समझ में आ रहा खेल रहे हैं, ऐसा नहीं खेल रहे हैं। आप समझिए कि हिंदी आंदोलन की शुरुआत उसी समय हो गई थी, और निश्चित तौर से कांग्रेस ने हमेशा हिंदी और हिंदी के साहित्यकारों को मजबूत करने का, सशक्त करने का काम किया। इसलिए 1918 में जब इंदौर में अधिवेशन हुआ कांग्रेस पार्टी का, तो उसमें बाकायदा प्रस्ताव पारित हुआ। 6 नौजवान चुने गए कि दक्षिण भाषाओं को जाने और हिंदी का प्रचार प्रसार करें। इसके बाद फिर से अगले अधिवेशन में ये बात तय हुई कि जितने भी कांग्रेस के काम होंगे वो कार्य परिषद की लिखा पढ़ी हो, ये सारे काम हिंदी भाषा में किए जाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साहित्य अकादमी की स्थापना की। इस तरीके की बहुत सारी ऐसी हिंदी राष्ट्रभाषा, हिंदी सम्मेलन, तो सारी चीज़ें। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि इसी वजह से हम हमेशा से अंग्रेजी और अंग्रेजों के खिलाफ रहे। अंग्रेजी आनी चाहिए, लेकिन अंग्रेजी को हम सर पर बिठा कर नहीं रख सकते, क्योंकि भारतीय संस्कृति अभी तो मुगल दरबारी कहते, अब रोम वाले हो गए। मैं उसका जवाब दे देता हूँ। भारतीय संस्कृति की वाहक ये रोम वाले भी हैं। अच्छा, दोनों बिना हिंदी के ये हाइब्रिड है। सुन लीजिए संजय जी, ठीक है, बिना हिंदी के हम भारत के भारतीय संस्कृति, भारत के विवेक की कल्पना नहीं कर सकते। और ये जो बात कर रहे थे मुगल दरबार की, साहब उसी लाल किला से आप झंडा फहराते हैं, उसी लाल किला पर आप झूठ बोलते हैं। देखिए, ये हिंदी और साहित्य को कमजोर करने का ब्रजेश जी आप प्रयास चाहते हैं कि इस पर पुनर्विचार हो। जो सच में साहित्यकार हैं, ये उनको कमजोर करने का प्रयास है। आने वाले समय में इस तरीके के साहित्यकार निकल कर आएंगे जो तड़ी पार होगा, बाहर निकल आएगा, कहेगा फेंकू कैसे बने, झूठ कैसे अच्छा बोले। इस तरीके के साहित्यकारों का प्रमोशन करेंगे। ये यश मालवी जैसे लोगों को हाँ, यश मालवी जी को कह रहे हैं सेकुलर साहित्यकार। इस टाइप के कौन नहीं जानता यश मालवी को भाई, हर कोई पढ़ा है इनको। नहीं, ये मैं तो बताया उनसे 1999 में मिला था।
ये इसी तरीके के लोगों को प्रमोट करेंगे हाँ। कि नीरव कह रहे हैं मोदी कि कैसे मालवीय जी बने, आप चिंता मत करो, मेहुल आपको चिंता चौकसी करने की कैसे जरूरत बने, नहीं। ललित मालवीय जी मोदी चिंता कैसे न करेंगे बने, तो कौन करेगा? कोची को प्रमोट सरकार के करेंगे साथ आप। साठगांठ करके आप 20,000 करोड़ विंची रुपया को कैसे प्रमोट कमाए, करेंगे। इस तरीके आप के तो प्रमोशन विंची के रिश्तेदार है ना। बड़ा ओके। दुर्भाग्य है, हम फिर से Thank you। कह रहे हैं, बोफोर्स कम से घोटाला। कम बहुत अपनी शुक्रिया। सत्ता स्वार्थ के अरे लिए मत आप जो बोलिए देश आप। की युवा पीढ़ी है, ओके। देश की जो अगली पीढ़ी बहुत उसे बहुत बर्बाद धन्यवाद मत आपका करिए। अंशु अवस्थी जी, बहुत शुक्रिया। भाई सुशील दुबे जी, वो कह रहे हैं कि मुगलों को हटाया है तो तकलीफ क्यों है, पर मैं समझ नहीं पाया कि मुगलों के चक्कर में ये निराला जी, पंत जी और रघुपति सहाय, फिराक गोरखपुरी के साथ ये क्या कांड हो गया? इनको भी मुगल देखिए ब्रजेश जी, इनको भी मैं मुगल आपको घोषित कर दिया गया, मालवीय जी, जी ये भी जी, मुगल। बताइए। दुबे जी, ये भी ब्रजेश जी, हाँ दुबे जी बोलिए। एक आपसे विनम्र सुझाव दे दूं। अरे प्लीज। भारत सरकार के जो एचआरडी मिनिस्ट्री ने, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, जो हमारे देश के महाप्राणों को ये विनम्र श्रद्धांजलि जो अर्पित किए, पुष्पांजलि, पंडित रघुपति साय फिराक, फिर कह रहा हूं पंडित सुमित्रा नंदन पंत, पंडित सूर्यकांत कवि पिटारा को, तो मेरा निवेदन है इनके परिवार वालों से, पूर्वजों से और आपसे कि हमारा प्रतिष्ठित चैनल अब इनके नाम के पीछे पंडित सुमित्रा नंदन पंत उर्फ मोदी, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उर्फ शाह, पंडित रघुपति साय फिराक उर्फ बैकवर्ड, ये लिख दे कि तो मुझे लगता है कुछ राहत, कुछ रिलीफ इनको मिल सकती है। ये मेरा विनम्र सुझाव है। ये तो और आप मुगल दरबारियों जैसी बात कर रहे हो। अब मैं तो भाई देखिए, अब मेरा जो जन्मी वो मुगल काल में हुआ, तो मैं क्या करूं? अच्छा, राणा प्रताप फिर किससे झगड़ा किए थे? अगर मुगल दरबार नहीं रहेगा, मुगल नहीं रहेंगे, तो फिर राणा प्रताप झगड़ा किससे किए थे? तो आप क्या चाहते हो कि पुनर्विचार हो? नहीं, इनके नाम के आगे ये मोदी, शाह, बैकवर्ड लगा दिया जाए, पंडितों के नाम के आगे, इतने महाप्राणों के आगे, साहित्य के महाप्राणों के आगे, साहित्य के देवता भगवानों के आगे। तो मुझे लगता है ये आप दूसरा ये इंगित दे रहे हो, बार बार पंडित पंडित कह रहे हो, आप पत्रकार हो, आप इस तरह जाति का जिक्र कैसे कर रहे हो? आपका हम बहुत सम्मान करते हैं। ये थोड़ा मतलब जातिवादी बातें क्यों कर रहे हो? आप बहुत नहीं, बिल्कुल जातिवादी हमारे बात लिए शब्द नहीं है ये बोलने ब्राह्मण के लिए, थोड़ी आप जो है, ये बोल रहे हैं। पंडित बौद्धिक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, संघ में तो और बौद्धिक पंडित होता कभी है। जातिवादी बात नहीं करता, आप तो जातिवाद तो को मैंने promote कर रहे हो। मैंने तो इनके नाम के आगे पंडित लिखा जाता है, लिखा Intentionally गया, मैंने बोला है पढ़ा आपने इनको। दुबे जी। इन तीनों को पढ़ा है, और मैंने ब्राह्मण थोड़ी बोला है, मैंने पंडित बोला है। आप मैंने ये इसमें थोड़ी बोला जातिवाद ब्राह्मण और सूत्रकांत- अपने लिए राजनीति खोज रहे नहीं हो नहीं इसमें नहीं आप। नहीं ब्रजेश जी, मैंने यही बोला कि नहीं, ब्राह्मण मैं सूत्रकांत सहमत नहीं पंडित हूँ, निराला। आप इसमें बार बार मैंने बोला जातिवाद है घुसा पंडित। रहे हो। और फिर दूसरी बात ब्रजेश जी, आज के मोबाइल युग में अगर ये गंदगी एनआरटीटी करेगी, तो फिर सड़ान के और कीचड़ के बदबू के अलावा बचे क्या? और फिर क्या ये लिखा के लाए कि पिछले 20 साल तक ये लोग रहेंगे? अरे भाई, अगली सरकार अगर मान लो किसी तरीके से इन लोग कृपा से बदल गई, ये सारे साहित्यकारों की कृपा से, जो साहित्य हमेशा बदला है देश को, तो क्या ये फिर नहीं बदलेंगे? वो बदलेंगे, ये बदलेंगे, वो बदलेंगे, ये बदलेंगे। मायावती के बदले वो नाम अखिलेश यादव बदल दिए। ये बदलाव की धारा विकास के थैंक लिए यू होनी चाहिए। यश मालवीय रोटी जी, के बहुत लिए होनी। शुक्रिया दुबे जी, शुक्रिया। यश मालवीय जी, क्या इनको मुगलों से जोड़ा जाए, निराला जी को, पंत जी को? ये एक धर्मवीर भारती जी की रचना है, कालजयी जी। उसका नाम है अंधा युग। इस समय को अगर एक शब्द में व्यक्त करेंगे तो वो है अंधा युग। आपको एक संस्मरण सुनाते हैं एक लाइन का कि माँ को संबोधित एक कविता है जिसमें कि कहते हैं कि माँ तुम नेत्रहीन तो थी नहीं, गांधारी पे है, दृष्टि होते हुए, आंखें होते हुए भी तुमने उस पर चढ़ा लिया चश्मा। तुम्हें पता है एक वत्सल दृष्टि के अभाव में सुयोधन दुर्योधन हो गया। तो हमें यह तय करना है कि हमें आने वाली पीढ़ी को सुयोधन लेकिन आप बनाना है। तो सेकुलर साहित्यकार हैं। सेकुलर होने का मतलब ये प्रतीक तो मेरा संबल है। राम मेरे सबसे आदर्श व्यक्ति हैं। मनमाना व्याख्या राम भक्ति की भले कर ली जाए, लेकिन हम में जो सांस लेता है वो गांधी का राम सांस लेता है, तुलसी का राम सांस लेता है, नाथू राम का राम सांस नहीं लेता हमारे बीच। बहुत शुक्रिया आपका यश मालवीय जी। संजय सिंह कुछ कहना चाहते हैं। संजय सिंह 20 सेकंड। मालवीय जी, आप क्या बकवास कर रहे हैं भाई? अरे आप ऐसे ना बोलें उनको प्लीज। देखिए, वो कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं, आप उनका सम्मान की करें। इस बात आप असहमति रखें, लेकिन सम्मान से पेश आएं। बहुत घोर आपत्ति है
हम पूरा लफाजी सम्मान शुरू कर करते देंगे। हैं, लोग किस तरह लेकिन की ये बस मान इतना ही लीजिए आता है इनको लफाजी करना। किस तरह इस की बात भाषा पे का घोर प्रयोग आपत्ति करते है हैं। कि शर्म आनी राम चाहिए को भी आपको। उन्होंने कम से कम दो चार डिफरेंशिएट कर शब्द दिया तो है। सीख के आ जाते अरे हैं। गोडसे के राम कौन से क्या- होते हैं भाई? क्या वो शब्द सबके बोल राम रहे है, हैं? चलो, एक साहित्यकार जिनका का- मंदिर अयोध्या में बन रहा है। साहित्यकार का अपमान ये बहुत पूरा बहुत शुक्रिया। देश मैं और आप सबका दुनिया बहुत देख आभार रही है। प्रकट करता हूँ। नहीं, बहुत गलत बहुत बात है, धन्यवाद आपको इस माफी मांगनी परिचर्चा पड़ेगी। में गोडसे के राम क्या शिरकत होते करने हैं? के लिए मैं आप गांधी सबका के आभार राम प्रकट हम- करता हूँ। बहुत बहुत गांधी शुक्रिया। के राम का मंदिर बहुत बनना बहुत है वहाँ। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और ममता कालिया जी का भी बहुत शुक्रिया, इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद रही। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।